हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स। माय नेम इज विकास कुमार। आज फिर से जो है हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है, देखो, अगर हम देखें नेचर की बात करें तो नेचर में हर चीज जो है ऐसा ही नहीं होता। ठीक है, उसके कुछ ना कुछ तो नियम कानून होंगे। ठीक है, तो सेम अगर हम देखें केमिकल कॉम्बिनेशन, सपोज जो है दो केमिकल्स जो है वो कंबाइन हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि मतलब वो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। ये एक लॉज को जो फॉलो करेगा, ठीक है, एक नियम कानून को फॉलो करेगा। हर एक केमिकल जो है, ठीक है, कंबाइन होगा तो कुछ ना कुछ जो है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, तो जिसके अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है हमारा फर्स्ट जो लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम बात करें, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो इसको जो है किसने डिस्कवर किया था, किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? एक साइंटिस्ट थे, लेवोशियर, एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो डिफाइन किया था। इनका मानना था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस, इनका मानना, देखो, ये चीजें जो है वो पहले से ही नेचर में प्रेजेंट है, बस इन्होंने क्या किया, उसको डिस्कवर किया। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एंटोनी लेवोशियर के अकॉर्डिंग ही जो है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये केमिकल कॉम्बिनेशंस फॉलो हो रहा है। ये पहले से नेचर के अंदर प्रेजेंट था, इन्होंने उस चीज को ढूंढा और हमें बताया। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है कहीं भी इस दुनिया में, कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है तो उसमें न तो मास क्रिएट हो रहा है और न ही मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। मास जो है हमेशा जितना हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? during any chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग मास न तो क्रिएट हो रहा है और न ही क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब जितना हम रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट बेसिकली क्या होता है? रिएक्टेंट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा कोई भी सब्सटेंस, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शंस के बाद जो फॉर्म्ड होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या होता है, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उसके ड्यूरिंग न तो मास क्रिएट होगा और न ही मास डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें एग्जांपल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, H2। और ये नॉर्मल रिएक्शंस नहीं है, जैसे हमने ये लिख दिया, इतना इजी नहीं है कि ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है इतना इजीली जो है कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें 4 ग्राम अगर हमारे पास हाइड्रोजन है
और ऑक्सीजन जो है सपोज हमारे पास 32 ग्राम है, तो जो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, वाटर जो बनेगा, वो कितना बनेगा? इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कितना बनेगा? 4 ग्राम और 32 ग्राम, कितना बनेगा ये? 36 ग्राम। और 36 ग्राम ही क्यों बना? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगा तो मास ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। हमेशा जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक और एग्जांपल्स अगर हम देखें, ठीक है, जैसे हमारे पास जो है हाइड्रोजन, ठीक है, H2 और क्लोरीन है Cl2, ये दोनों जो है केमिकली कंबाइन होकर और HCl का फॉर्मेशन किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया। यहां पे हमारे पास ये 2 ग्राम है और ये कितना है हमारा? 71 ग्राम है। तो जो हमारा HCl जो फॉर्म्ड होगा वो कितना फॉर्म्ड होगा? HCl हमारा 73 ग्राम फॉर्म्ड होगा। क्या यहां पे देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 2 + 71, कितना हो गया हमारा? 73 ग्राम। मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करें कितना है? मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 73 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल है किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, जो कि किसने दिया? एंटोनी लेवोशियर जो है। ठीक है, हम नेक्स्ट जो लॉ स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लॉ है उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा सेकेंड जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसे हम और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड जो है हमारा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड जो है हमारा है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी को देखिए, अगर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही देखें तो कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो ये फिक्स प्रोपोर्शन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे देखें तो ये हमारा क्या लिखा रहेगा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और क्या लिखा रहेगा हमारा? डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। लॉज ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन आए, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आए, दीज आर सेम। इनके अकॉर्डिंग अगर देखें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये जोसेफ प्राउस्ट जो है उन्होंने दिया था। ठीक है, इट इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, इट इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में बताया। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बताता है हमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बताता है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एलिमेंट्स जो है, जैसे सपोज हमारे पास एक ये एलिमेंट्स और दूसरा ये एलिमेंट्स, ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही क्या होगा? कंबाइन होगा बाय मास। ठीक है, मतलब ये जो है हमारा, ठीक है, और ये दूसरा एलिमेंट अगर एक बार जो है ये कंबाइन हुआ है, ठीक है, यहां पे जो है कंबाइन हुआ है, ठीक है, या कहीं और पे कंबाइन हुआ है, ठीक है, इस अर्थ के किसी भी कोने में अगर ये कंबाइन हुआ है तो सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा। ऐसा नहीं है कि सपोज जो है एग्जांपल्स अगर देखें, वाटर की बात करें तो रिवर से वाटर ले लिए, ठीक है, सपोज इसके अंदर रिवर की वाटर है, इसके अंदर डैम की वाटर है, ठीक है, या पॉन्ड की वाटर है, लेक की वाटर है, तो दोनों अगर वाटर को कंपेयर करें, दोनों को अगर हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करें, प्योर फॉर्म में, ठीक है, दोनों को अगर हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस वाटर को और इस वाटर को, अगर इन दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा? 1:8 मिलेगा। ठीक है,
तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात करें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें यह बताता है इन अ प्योर कंपाउंड, इन अ प्योर कंपाउंड, in a pure chemical compound, in a pure chemical compound, elements are present in fixed proportion, fixed proportion by their mass, या by mass भी लिख सकते हैं, by mass। किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड्स में अगर हम देखेंगे एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखिए हम, हमारे पास जो है वाटर है, अलग अलग क्वांटिटी में हमारे पास कितना क्या है, वाटर है। जैसे अगर हम देखें हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, और ये हमारा क्या है, वाटर है। सपोज हमने जो है 18 ग्राम वाटर लिया, 18 ग्राम वाटर लिया, ठीक है। तो 18 ग्राम अगर हम वाटर लेंगे तो उसमें हमेशा हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम 9 ग्राम सपोज वाटर लेंगे तो उसके अंदर 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और 8 ग्राम जो है हमारा वो ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम टाइप से एक आप बताइए, ठीक है, हमारे पास जो है सपोज 4 ग्राम जो है, हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, और 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को जो है फॉलो करने के बाद कितना ग्राम वाटर का फॉर्मेशन करेगा, कितना ग्राम वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, अगर उसका रेशियो देखें तो 1:2 कितना होता है, 8, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखें इन वाटर, इन वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वो हमेशा रहेगा 1:8 बाई मास, बाई मास। अब ये कहीं से भी हम वाटर ले, भले ही वो रेन वाटर हो, ठीक है, अगर हमारे पास जैसे देखें रेन वाटर हो, रेन वाटर हो, रिवर वाटर हो, ओशियन वाटर हो, ये सबके अंदर जो है अगर इन सबको प्योर कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जाए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना मिलेगा, 1:8 मिलेगा बाई मास, बाई मास। बाई मास देखें तो हमेशा जो है कितना मिलेगा, 1:8 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम CO2 के अंदर देखें, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो देखें इन CO2, CO2 के अंदर अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो की बात करें हम, तो इसमें हमें हमेशा जो है 3:8 के फॉर्म में मिलेगा बाई मास, बाई मास, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज जो है 44 ग्राम CO2 है, ठीक है, 44 ग्राम हमारे पास कितना है, क्या है, CO2। तो इसके अंदर अगर कार्बन की अगर मास की बात करें और ऑक्सीजन की मास की बात करें तो कितना होगा, ये देखो यहां पे 12 और 32 ग्राम, 12 और 32 ग्राम, ठीक है। अगर हमारे पास जो है दूसरा सैंपल है जिसके अंदर सपोज 11 ग्राम CO2 है, उसके अंदर अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, ठीक है, तो ये 3 ग्राम और ये 11 ग्राम है, 3 ग्राम और ये 8 ग्राम है।
अगर दोनों का रेशियो निकाले तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, कितना आ रहा है 3:8। यहां भी देखिए तो कितना आ रहा है 3:8। तो क्या यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। तो CO2 भले ही कहीं से हम ऑब्टेन करें, ठीक है, CO2 कहीं से ऑब्टेन करें, जो CO2 हम एक्सेल कर रहे हैं, या फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने के बाद जो CO2 मिल रहा है, वहां भी अगर CO2 देखे, ठीक है, और यहां भी CO2 देखे, तो दोनों जगह पे जो CO2 में अगर देखे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, ठीक है, बाई मास 3:8 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आया हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर फर्स्ट जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एंटोनी लेवोशियर ने दिया, और सेकेंड जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो चैप्टर्स, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स ने कैसे जो है उनके टाइम पे एटम्स जो है वो एटम्स का सिंबल डिस्कवर किया था, ठीक है, वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।